हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABES कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके प्रश्नावली 5.1 को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पीछे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लीजिए, आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो 5वां चैप्टर है, इसका नाम न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है ना। न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही प्रश्नावली है, बस इसी को ख़त्म करना है बस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहले हमें कुछ परिभाषाएं लिखनी है, जैसे कि लंब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना। इसके बाद दो और हेडिंग है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्ग क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले लंब रेखाएं समझते हैं क्या होता है। पहले समझा दे रहे होता क्या, उसके बाद तो खुद ही समझाए। एक रेखा हम ऐसे खींच दें, एक रेखा ऐसे खींच दें, ठीक है। और अगर 90 डिग्री का कोण बन गया, एक भी 90 डिग्री का कोण बन गया तो हम बोलेंगे ये वाली रेखा इस पर लंब है, ठीक है। ये वाली रेखा जो है, ये वाली मान लो A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, ये D हो गई, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो AB रेखा है वो लंब है किस पर, CD पर। और ध्यान से देखेंगे तो ये वाली भी रेखा सीधी है, और जो ये लाइन है अगर हम इसको टेढ़ा करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। ये आपका CD है ना, ये आपका AB। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो BD है ये लंब है किस पर, AB पर, ठीक है। क्यों लंब है कि देखिए तो 90 डिग्री कोण यहाँ भी तो बन रहा है ना। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है तो यहाँ भी लंबा हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसकी पहले परिभाषा हम लिखते हैं, उसके बाद तो लंब रेखाओं की परिभाषा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे रेखाएं जो एक दूसरे पर नब्बे डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें लंब रेखा कहते हैं, ठीक है। उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं कहते हैं, ठीक है। लंब रेखाएं कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं तो वही पुराना एग्जाम्पल होगी, क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, D लिखते हैं, और आगे क्या लिख देंगे, AB लंब CD, और क्या आया था, और क्या आया था हमारा, BD लंब AB पर आया था, यही आया था ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो लंब रेखाएं समझ गए, वे रेखाएं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे AB CD पर बना रहा है तो AB लंब है CD पर, और BD AB पर बना रहा है तो BD जो है AB पर लंब है, ठीक है। इन्हीं को लंब रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर का मतलब एकदम सीधी। ये रेखा एकदम सीधी सीधी हैं, ये आगे जाकर एक दूसरे को काटेंगी नहीं, काटेंगी, है ना। यानी कि ऐसी रेखाएं या ऐसी दो रेखाएं, या ऐसी दो ही जरूरी नहीं है, कई भी हो सकती हैं, है ना, कई सारी रेखाएं भी हो सकती हैं। तो हम लिख देंगे ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। देखेंगे वे रेखाएं जो
एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। कभी प्रतिच्छेद या फिर अब बोल सकते हैं कभी काटती नहीं है, ठीक है। दोनों बात देखिए, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आपकी समांतर रेखा की परिभाषा हो गई। और एक और होती है जिन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। वो उससे आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना वैसे, लेकिन जान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इसका ठीक अपोजिट होती है। मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। आपने ऐसे ही जान लिया कि ऐसी रेखाएं या ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और इसमें क्या है, जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं, एक लिखते हैं AB, है ना, एक लिखते हैं XY। तो ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर को हम कैसे लिखेंगे, जैसे लंब को ऐसे लिखते हैं वैसे ही समांतर को कैसे लिखते हैं, AB लिख दिया, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है। क्या है, समांतर का चिन्ह है। और किस पर है, XY पर, तो XY हो गया, ठीक है। ये आपका समांतर का चिन्ह है। AB समांतर XY क्या है, AB समांतर XY, ये XY समांतर AB, ठीक है। दोनों बात एक ही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या देखना है हमें, वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, वृत्त होता क्या है, पहले वृत्त देखिए। वृत्त ये होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा रहने दीजिए आप, वो भी हमारे काम की है, उसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो केंद्र से हमारे वृत्त तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। हमारा वृत्त का यहाँ पर केंद्र होता है C, और जो यहाँ पर परिधि होती है, जो यहाँ पर पूरी परिधि होती है, हम परिधि भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ हम बोल सकते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बहुत आसान है, आपका ये त्रिज्या बन गई। तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त या फिर परिधि तक, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। हाँ, पहले तो हम एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, उसका केंद्र मान लेंगे और वहाँ से हम वृत्त तक की दूरी कर देंगे, यही हमारी त्रिज्या होगी। त्रिज्या को हम R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा लिख दे रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या को R स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। बस ये आपका हो गया। यहाँ पर जो R है आपकी त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा, वर्ग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है इसे वर्ग कहते हैं, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है, ठीक है।
ये क्या है, दूरी परिभाषा है जिससे हम चित्र बनाते हैं। ये वाला यहाँ पर 4 है, 4 है, 4 है, यहाँ भी 4, और एक और बना दें ऐसे, ये 4, ये 4, ये, और टेढ़ा बना दें। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4। तो इन दोनों में से वर्क हो, तो आप कहेंगे यही वाला वर्क है ना। ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये वाला लेकिन नहीं है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं, रुक जाइए। सॉरी, ठीक है, वर्ग की परिभाषा पूरी क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। सबसे पहले तो ये इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इतना तक तो आप भी जानते होंगे, है ना। चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का, 90 अंश का होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्ग की परिभाषा होगी। यहाँ तक में हम एक वर्ग लिख दे रहे हैं, बस बना दे रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। अगर आपको ऐसे दिख गया, ऐसे या बोल रहे वर्ग की तरह या फिर आयत की तरह ऐसे दिख गया, तो जान लीजिएगा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, आयत की पहचान, वर्ग की पहचान भी ये होती है कि 90 डिग्री। तो इसलिए ये 90 डिग्री की तरह इसे भी प्रदर्शित करते हैं, एक वर्गाकार की तरह डिब्बा बनाकर ऐसे। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन कौन से असत्य हैं। तो कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ये हमको बताना है। क्या करना है, ये हमको बताना है। तो कोई बात नहीं, बता सकते। चलिए पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर, है ना। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हम एक बिंदु बना लें और रेखा की बात करें तो यहाँ से होकर, यहाँ से शुरू नहीं बोला है, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने रेखा ये एक ये वाला खींच दिए, एक ये वाला खींच दिए, एक ये वाला खींच दिए, एक ये खींच दिए, खींची जा रही है ना। जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ से शुरू करें। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या बिंदु से होकर बोला जा रहा है ना, तो ये बिंदु से होकर सारी रेखाएं जा रही हैं। तो क्या इसमें आपको एक रेखा दिख रही है? नहीं, 1 2 3 4 और भी कई सारी खींच सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी खींच सकते हैं एक ही बिंदु से। तो ये कथन असत्य है ना। कथन क्या है? असत्य। ये वाला आपका कथन असत्य। दूसरे में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। हमें दो बिंदु बोले जा रहे हैं, पहली बार दोनों बिंदु से होना है रेखा को। रेखा को क्या होना है? दोनों बिंदु से होना है। तो कैसे होगा? यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। ठीक है, तो ऐसे कौन सी रेखा है जो दोनों बिंदु से जाएगी? तो पहले अगर हमें जो है दोनों बिंदु को मिलाना है तो हमें शुरू कहाँ से करना होगा? कहाँ से शुरू करना होगा? हम यहाँ से शुरू करेंगे तो दोनों रेखाएं नहीं मिलेंगी। रेखा सीधी होती है ना, रेखा तो सीधी होती है, हम टेढ़ नहीं कर सकते उससे। अंदर वक्र भी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें सीधी रेखा का ही यूज करना है। ठीक है, क्या करना? सीधी रेखा। तो जब तक हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे वहाँ तक नहीं जा, मतलब यहाँ से शुरू नहीं करेंगे तो वो रेखा वहाँ नहीं जाएगी। समझ गए? जब तक हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे
यहाँ से नहीं शुरू करेंगे तब तक ये जो है वहाँ नहीं जाएगी, उस वाले बिंदु पर नहीं जाएगी। तो हमें यहीं से शुरू करना होगा। जब यहाँ से शुरू करेंगे तो सीधे सीधे जाएगी यहाँ पर, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ये बिंदी जो होती हैं, जो दो बिंदु होते हैं ना, तो इधर आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बन जाता है रेखाखंड बन जाता है, ठीक है। अब बढ़ाएंगे भी तो इधर बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, इधर कितना बढ़ाएंगे। अच्छा, एक रेखा ज़्यादा खींची जा सकती है या नहीं? अच्छा ठीक है, मान लीजिए खींची जा सकती है, तो आप कैसे खींचेंगे? यहाँ से हमने एक खींच दिया, अब आप कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो सीधा जाएगा, दूसरे बिंदु पर नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन एक से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखा नहीं खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। कितनी? एक रेखा खींची जा सकती है। तो हम बोलेंगे ये भी क्या हमारा असत्य है। चलिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं। इसको क्या करें हम? अब इसको हम इधर क्या बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इधर तो बढ़ा ही सकते हैं ना। ऐसे पीछे वाले सालों में तो बढ़ा रहे थे, हम बढ़ा रहे थे ना, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इधर से भी उधर से भी, जहाँ जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो हाँ सही है। आप रेखा को चाहे जहाँ से जो भी बिंदु होगा वहाँ से बढ़ा सकते हैं, और दूसरी वाली साइड होगी, मतलब कि एक साइड इधर एक साइड इधर, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे सत्य है। अब चौथा क्या है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। बिल्कुल होंगी। मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसकी परिधि 2πr मान लें और इसकी भी वही है, इसकी भी वही, इसकी भी वही है, तो त्रिज्या भी तो सेम ही आएगी। मान लेते हैं इसका 22 है, इसका भी 22 है। क्या माने, इसका 22 है, इसका भी 22 है। इसकी हम त्रिज्या निकालें, इसका होता है 2πr, मान लो 22π है, ठीक है। क्या 22π? तो क्या निकालेंगे, 2πr बराबर कितना है, 22π। पाई से पाई कैंसर, पाई से पाई कैंसर, और ये कितना बचा, 2πr था, पाई से पाई कैंसर, 2 से ये 22 चला जाएगा 11, तो r बराबर आ जाए कितना, 11। इसकी 11 आई, इसकी भी वही है परिधि, मतलब बराबर बोला है ना, तो कुछ तो बराबर करना होगा हमको, तो परिधि हम बराबर कर दे। यहाँ भी करेंगे 2πr बराबर 22, तो 22π है ना, तो पाई से पाई कैंसर, 2 से ये कितना आएगा, इसमें भी 11 आएगा। तो हम कहेंगे ये सत्य है, ठीक है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, है आपका सत्य। ये आपके सवाल हो गए, ठीक है। आपको इसमें इतना ही करना था, बस ये आपका हो गया। AB PQ XY, देखिए एक ऐसे चित्र आपका बना था किताब में, ठीक है। ये आपका AB, ये PQ, ये XY। ये क्या है, AB है, ये क्या है, PQ है, क्या है, X और Y है। हमें बोला जा रहा है AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ है, PQ बराबर XY है, PQ बराबर XY है। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। और AB बराबर XY है, और AB बराबर भी XY है। अब आप हो जाएंगे कन्फ्यूज, मतलब इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले से लेना है, जिसका जितना मान आ रहा है रखते जाइए बस। ये AB था ना, ये PQ, देखिए AB है, AB बराबर क्या दिया है, PQ। अच्छा, PQ के बराबर क्या है, इतना ध्यान दीजिए। PQ के बराबर XY है ना, तो PQ के बराबर हम XY लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। XY के बराबर कुछ है, XY के बराबर क्या है, AB है। तो देखिए वही हाल हुआ, AB के बराबर PQ और AB के बराबर XY भी तो आ गया है। दो बराबर दिखा, यानी AB PQ के भी बराबर ही है और XY के बराबर भी है, इसमें दिया भी है। और अगर हम देखें तो जो PQ है हमारा, वो AB के भी बराबर है और XY के भी बराबर है ना। XY की बात करें तो XY AB के भी बराबर है, PQ के भी बराबर है।
तो हम बोल सकते हैं ये तीनों जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तीनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें क्या इसमें सिद्ध क्या करना है? चित्र में देखना अपना होगा। हाँ, तो बताया जा रहा है कि ये तीनों रेखाएं बराबर होंगी या नहीं। ठीक है, इसमें दिया नहीं है। अगर इतना दिया होगा तो क्या, तो ऐसे बोला जाएगा ए बी बराबर क्या है? पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई होगा। तो ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल होगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे नहीं लिख रहे हैं तो समीकरण मान लीजिए आपका समीकरण 1, 2 और ये 3। आप ऐसे कर देंगे तो कोई भी गलत नहीं कर सकता आपको, ठीक है। कोई भी गलत नहीं कर सकता। आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से आप आंसर लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, ठीक है। ऐसे आप हल कर देंगे। बस इतना छोटा सा सवाल है, ये हल हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब तीनों सवाल मतलब तीनों जो रेखाएं एक दूसरे के बराबर बताई जा रही हैं तो एक दूसरे के बराबर सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए तीसरे सवाल में क्या दे रहा, नीचे दी हुई 2 अवधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हम विचार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले हमारा एक है, मोटा कैसे हो गया। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो पहले ए लिखें हम और बी लिखें। ए बी लिखेंगे तो हमें रेखा तो बनाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। ए और बी 2 भिन्न बिंदु, क्यों 2 भिन्न बिंदु बोला? एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दोनों अलग अलग बिंदु हैं। एक का नाम ए, एक का नाम बी, ठीक है। अब सी कहाँ आ सकता है? सी आ भी सकता है या नहीं? तो इसके बीच में कुछ आ सकता है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ आ सकता है, जगह तो है। तो जगह है तो लिख दे रहे हैं किसको? सी को हम एडजस्ट कर दे रहे हैं भाई, है ना। जब जगह है तो सी को एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ए और बी के बीच स्थित होता है सी, क्या यही बोला जा रहा है? तो हाँ भाई है, सत्य है। इसमें आगे हम लिखते हैं, इसमें सत्य और असत्य बताना है नहीं, इसमें बोला जाता तब भी हम सत्य लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? सत्य लिख देंगे, ठीक है। आपका सत्य हो गया। उसके बाद आपका दूसरा सवाल में क्या है? दूसरे सवाल में क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो कि या फिर कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। इस वाले सवाल में तो नहीं बोला जा रहा है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे रेखा पर स्थित नहीं हैं। ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो कि वे जो है एक रेखा पर स्थित नहीं है। अच्छा, समझ गया। बोला जा रहा है कि क्या ऐसे 3 बिंदु हो सकते हैं जो एक रेखा पर ना उपस्थित हों? तो बिल्कुल हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जहाँ जहाँ रख दीजिए। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ कर दीजिए। अब देखिए रेखाएं कितनी होगी, एक रेखा ये, एक रेखा है, एक रेखा है, 3 रेखाएं हो गई। तो एक रेखा पर जरूरी नहीं है कि 3 बिंदु हो ही, ठीक है। एक रेखा पर 2 बिंदु हो सकते हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। एक रेखा पर 2 बिंदु हो सकते हैं या 2 बिंदु पर एक रेखा हो सकती है, ये कन्फर्म है। लेकिन 3 बिंदु पर एक रेखा या एक रेखा पर 3 बिंदु, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। जो कन्फर्म है उसे याद कर लीजिए, और जो नहीं है इसमें क्या करेंगे? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि ये रेखा पर स्थित नहीं है, तो लिखेंगे हाँ या फिर सत्य, ठीक है। दोनों बातें की नहीं, आपका आंसर हो गया। यह बहुत ही आसान मिल रहे हैं, है ना। अभी और भी कठिन मिलेंगे थोड़े से, इसमें थोड़े हल करने, सिद्ध करने, बस वही करना है बस। यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर एक बटा 2 ए बी, ए सी बराबर बी सी। पहले हमें दिया क्या क्या दिया, है ना। 2 बिंदु दिए गए तो 2 बिंदु तो बना ही देंगे भैया। हाल में लिखेंगे क्या? हाल में क्या लिखेंगे? 2 बिंदु हम लिखेंगे, एक ये एक ये, ऐसे कर देंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, सॉरी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो आपके 2 बिंदु हो गए, है ना। तो उसी एक बिंदु और स्थित है और ए सी बराबर बी सी बोला जा रहा है। तो देखिए जब तक सी बीच में नहीं आएगा तब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे।
अब कोई भी है रेखा है, उसे हमें दो भागों में बांटना है यहाँ से, तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु मान लीजिए सी, इधर वाला बराबर होगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा। जब बीच में से बांट रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर होगा ना, तो सही जो है बीच में बांट देता है आपको, मतलब रेखा को बीच में बांट देता है, तो ये बराबर तो होगा ही, हाँ बिल्कुल बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AC बराबर BC, जो कि दिया हुआ है ही पहले से ही, दिया है, जो दिया है उसे हम लिख सकते हैं दिया, ठीक है, दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है। तो सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB, यानी AC जो है उसका एक जो है AB है उसका हम आधा करते हैं तो AC आ जाएगा, तो आ तो जाएगा सीधी सी बात, लेकिन हल करके हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ से शुरू करें, हल तो हम डाल दिया पहले ही, कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, तो AC और BC, AC और BC को हम जोड़ें तो क्या आएगा, अगर AC और BC को हम जोड़ दें तो हमारा पूरी रेखा AB आ जाएगी। देखिए, हम इसको, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को जोड़ दें तो पूरा आ जाएगा, है ना। इसे एक रेखा है, पूरी है 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसे काट दें, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो इन दोनों को हम जोड़ दें तो 8 आएगा कि नहीं, यानी पूरी रेखा आएगी कि नहीं। उसी तरह जो दोनों कटे कटे हुए भाग हैं, बीच बीच के भाग हैं, उनको हम जोड़ दें तो बड़ी वाली रेखा आ जाएगी AB, है ना। अब देखिए, AC बराबर BC दिया है, तो हम क्या करेंगे, BC जो है उसके बराबर हम AC रख देंगे। जरूरी नहीं है कि AC के बराबर BC रखें, आप BC के बराबर भी तो AC रख सकते हैं ना, तो AC प्लस BC हम रख दे रहे हैं ऐसे, मतलब BC बराबर AC रखने पर आप लिख दीजिए, ठीक है। आप इतना लिख देंगे तो क्या है आपका AC प्लस BC की जगह AC रख देंगे, बराबर आ जाएगा हमारा AB, ठीक है, AB आ जाएगा। उसके बाद हम AC और AC को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 2 AC हो जाएगा, है ना। 2 AC हो जाएगा आपका, 2 AC बराबर आ जाएगा AB। अगर हम AC का मान निकालना चाहें ना, AC का मान निकालना चाहें तो 1/2 हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, AB हो जाएगा। वैसे तो सवालों में इस तरह के जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसमें लिखना पड़ता है दिया है सिद्ध करना है, उसके बाद उसको उपपत्ति लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट हल भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, तो इसमें केवल क्या दिया था, केवल AC बराबर BC दिया था, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा। और सिद्ध क्या करना था, AC बराबर 1/2 AB, इससे छोटी छोटी बातें थी इसलिए नहीं लिखा। वैसे आगे आपको बता दे रहे एक बार, आपकी मर्जी है। प्रश्न 4 में से रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु होता है। 4 का जो सवाल इसी का चित्र बना रहेगा, ठीक है। AB जो है हम लिखेंगे, इसमें AB बनाएंगे पहले तो, AB, ठीक है, AB बना दिया। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा सा लगा कि इसमें बोला जा रहा है कि जो मध्य बिंदु होता है उसका केवल एक ही, मतलब किसी भी रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हाँ, होता तो है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। आपको तो पता है ना कि होता है, लेकिन हमें बताना, दिखाना है कि हाँ भैया ऐसे होता है, समझ गए, ऐसे दिखाना पड़ेगा। कुछ बड़बड़ लोग होते हैं ना, नहीं समझते, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, पहले मान लेते हैं हम 2 बिंदु होते हैं मध्य बिंदु, ठीक है, 2 मध्य की बिंदु, एक मान लें C, एक मान लें C डैश, ठीक है, C डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिया है, चलो इस बार हम दिया है की तरह लिख देंगे। सबसे पहले आपको दिया है, ऐसे हेडिंग डालना है, जो जो दिया है उसको हम लिख देंगे। हमें केवल चित्र ही दिया है, पीछे वाला चित्र बोल दिया गया है, उसको दे दिया गया है। इसमें हमने अलग से इसको लगाया तो रहने दीजिए, इसमें ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट हाल ही करिए, ठीक है। ये छोटे साउंड इसलिए इसमें ऐसे करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया। आप लोग जानते हैं, या जो सवाल दिया वो भी इतना जानता है कि जो मध्य बिंदु होते हैं, अगर किसी का मध्य बिंदु है तो वो 2 भागों में बांटता है रेखा को, ठीक है, 2 भागों में बांटता है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अच्छा, और x और x को हम काटेंगे, मतलब माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो मध्य बिंदु क्या माना गया है, AC माना गया है, AC डैश माना गया है, ये मध्य बिंदु माना गया है, ठीक है। तो अगर हम AC और जो है AC डैश, ये मध्य बिंदु AC डैश माना गया है, एक बार AC माना गया है। अच्छा, इनको हम घटाएं, अगर दोनों मध्य बिंदु हैं, दोनों मध्य के हैं, तो इन दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए घटाते हैं। पहला मध्य बिंदु
पहला मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु क्या, मध्य रेखा हम लिखेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु दो होते हैं लेकिन इसमें माना गया है मध्य की जो रेखा है वो कितनी है, AC है, और दूसरी वाली कितनी है, दूसरी मध्य रेखा कितनी है, तो AC डैश है। पहला वाला हमने AC माना है ना, दूसरा AC डैश माना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, आपको पता है कि जो है घटाने पर 0 आना चाहिए, है ना। तो हम AC डैश से AC को घटाएंगे, AC डैश बड़ा है ना इसलिए। अब बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। अगर इधर उधर बराबर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर नहीं होता है, दो मध्य बिंदु नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो AC डैश यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। AC डैश यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से हम AC इतना हम घटाएं तो क्या बचा हमारे पास, CC डैश बचा। इसको हम करेंगे CC डैश बराबर 0। तो हम लिखेंगे चूँकि CC डैश इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। या फिर हम लिख दें AC माइनस, या लिख दें AC डैश माइनस AC इक्वल टू नॉट 0, इसलिए किसी भी रेखा के हम रखते हैं, रेखा के दो मध्य बिंदु नहीं होते हैं, ठीक है। जल्दी से डायरेक्ट लिखते हैं, एक मध्य बिंदु होता है, एक मध्य बिंदु होते हैं और केवल एक ही होते हैं, ठीक है। आप जैसे भी मान लेंगे आंसर यही आएगा, ठीक है। दो मध्य बिंदु, पहला वाला AC मान लिया, दूसरा वाला AC डैश माना गया है, तो वही हम करेंगे, ठीक है। इसे आप लिख भी सकते हैं कि माना AC मध्य बिंदु है पहला वाला, AC डैश दूसरा वाला मध्य बिंदु, इतना लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, ठीक है। 9वां सवाल, आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। तो कोई बात नहीं, हमें जो दिया हम उसी का समीकरण बना लेते हैं, बस हमें जो दिया है उसी का हम समीकरण बना लेंगे, काम खत्म। तो इसमें हम डालेंगे डायरेक्ट हल, पहले हटाएंगे हम डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। हल में हम क्या लिखेंगे, तो हल में क्या दिया है, AC बराबर BD दिया है, AC बराबर BD दिया है, ठीक है। अब AC के बराबर हम समीकरण बनाएंगे। तो AC के बराबर आप क्या ले सकते हैं, AB और BC को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AC, तो AB प्लस BC लिख दिया है, ठीक है। बराबर में BD को हम क्या लिखेंगे, BD यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा BD, इसको छोड़ दे, इसको नहीं छोड़ना, BC प्लस CD, है ना। तो आप देखेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो AB बराबर क्या बचेगा, CD। ये आपका सिद्ध हो गया, बहुत आसानी से सिद्ध। लिख दीजिए इति सिद्धम का मतलब होता है इस प्रकार आपका ये सवाल सिद्ध हुआ, ठीक है। इस प्रकार आपका ये सवाल सिद्ध हुआ, आपका ये सवाल हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा ही होता है कि जो सिद्ध करना है उसी का समीकरण बना लेंगे तो हो गया, आपके ये सारे सवाल ख़त्म हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, है ना। यहाँ पर काफ़ी आसान सवाल थे, कठिन तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। कठिन कुछ नहीं थे, आपको ये हेडिंग याद कर लेने हैं, आपके बहुत काम आएगा आगे चलकर, बेस्ट चीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।